हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। इस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट सीरीज के ऊपर जिसका नाम क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी कि हम इकोनॉमिक्स टर्म्स के लिए कुछ बेसिक मैथ्स के ऊपर बात करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। आई बात समझ में? और इस प्लेलिस्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। तो जिसने अब तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक माई टैब पे लगा दूंगा, आप पहले जाके आराम से इंट्रोडक्शन को कवर कर लेना। और कोशिश ये क्या करो कि हमेशा वीडियो को सीरीज में देखो ताकि कोई भी कंसेप्ट किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना रह जाए। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के साथ। देखो लेसन नंबर 1 का नाम क्या था, नंबर सिस्टम। तो हमने पिछली वीडियो में नंबर्स को डिस्कस किया था कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर। इन सारे नंबर्स को हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आई बात समझ में? तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये समझेंगे कि नंबर जो है हमारी सिंप्लीफिकेशन में कैसे हेल्प करता है। हम जानते हैं कि जो नंबर सिस्टम है, यानी कि जो नंबर है वो काउंट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, मेजर करने में हमारी हेल्प करता है, या फिर कंपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। आई बात समझ में? तो नंबर अलग अलग तरह से हमारी जिंदगी में रोल प्ले करता है और मैथ्स का एग्जिस्टेंस बिना नंबर के हम सोच ही नहीं सकते। आई बात समझ में? तो चलो फिर आगे देखते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक हमें क्या समझना है, वो क्या है, राउंडिंग ऑफ, यानी कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेसिमल्स। अब बात आई डेसिमल को अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, तो समझते हैं। भाई देखो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, पहले तो उम्मीद है आपको डेसिमल का मतलब पता होगा। जैसे कि 5.623 इसे बोलते हैं हम डेसिमल, जिसे हिंदी में बोलते हैं दशमलव, है ना, पढ़ा होगा ना हिंदी में, ठीक है। तो 5.623, तो मान लो आपको इसे ना सिर्फ आप चाहते हो या फिर आपके टीचर ने कहा कि भाई पॉइंट के बाद ना सिर्फ 2 डिजिट लिखने के बाद छोड़ दिया कर, तो आप छोड़ गए कैसे? तो हम एक तरीका सीखते हैं, वो है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना कैसे? जैसे मान लो 62 है, आप उसे नेक्स्ट डिजिट निकालो। अगर आपकी उससे नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो आप इस 2 को भी, जो इससे पहले नंबर है उसको भी 1 से बढ़ा दो, ठीक है। लेकिन अगर वो डिजिट, यानी जो लास्ट डिजिट है, अगर वो 5 से कम है तो उस डिजिट को यूं कहीं रहने दो, उसको यूं कहीं हटा दो, यानी कि 3 जो है वो 5 से कम है, उसको यूं कहीं हटा दो। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पे 3 की जगह होता 7, तो ये 5 से फालतू हो गया, तो मैं इसके पिछले डिजिट को 1 से बढ़ा देता, यानी लिखता 5.63, है ना। चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। 9 पॉइंट मान लो है 678। अब फिर से वही बात, राउंड ऑफ करना है। तो मैंने क्या देखा कि मुझे 2 डिजिट का खत्म करना है, तो 2 क्या खत्म करना है, तो मैंने देखा 7 के बाद क्या है, यहाँ पे 8 है लास्ट में, और 8 क्या होता है सब जानते हैं, 5 से बड़ा, है ना भाई, इतना तो पता है ना, 5 से बड़ा होता है 8। और जब 8 5 से बड़ा है तो क्यों ना इस 8 को हटाने के लिए इस 7 की जगह मैं यहाँ पे क्या दूं, 9.68 हो गया। राउंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन का एक और सवाल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 5.673, है ना। अब फिर से वही बात, मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, तो मैंने क्या देखा कि जो लास्ट वाली डिजिट है उसमें 3 है, और 3 में जानता हूँ 5 से कम होता है, तो मैं इस 3 को यूं का यूं हटा दूंगा और जो है वही लिखा रहने दूंगा। आई बात समझ में? इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना। सिंपल सी बात यह है, अगर आपको जिस डिजिट के बाद राउंड ऑफ करना है तो उससे नेक्स्ट डिजिट चेक कर लो, अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो आप पिछली डिजिट को 1 से बढ़ा दो। लेकिन अगर वो 5 से कम है तो आप उसे यूं का यूं हटा सकते हो। आई बात समझ में? ये था हमारे पास राउंडिंग ऑफ या फिर अप्रोक्सीमेट करना डेसिमल एक्सपेंशन को। अब समझते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या होता है? चीट फाड़ नहीं करनी हमें, हम डॉक्टर नहीं है, हमें मैथ्स पढ़ने बैठे हैं। तो अब मैथ्स में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, बचपन से सीखा हमने। प्लस करना यानी कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना यानी कि माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारे 4 क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशन, जिसके मैथ्स के, ठीक है। तो बात ये, इसके हमें क्या प्लस करना सिखाओगे? बिल्कुल नहीं भाई, हमें सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज की बात करनी है। उम्मीद है प्लस करना तो आपको आता ही होगा, कॉलेज में हो आप तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और भाई जिनको नहीं आता वो वापस जाए नर्सरी क्लास में, वहाँ जाके सीखे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो उसने बोला है a + b बराबर आएगा b + a के। इसे हम क्या बोलते हैं, कोम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, यानी कि इसे बोलते हैं कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका
भाई देखो कॉम्यूटेटिव का मतलब पता है क्या होता है कि आपने ए और बी में जो ऑपरेशन लगाया है वो बी और ए में भी सक्सेसफुल है। जैसे मान चलो 2 जमा 3 करूं चाहे 3 जमा 2 करूं, आंसर तो 5 ही आएगा। 4 जमा 9 करूं या 9 जमा 4 करूं, आंसर 13 ही आएगा। 50 जमा 60 करूं या 60 जमा 50 करूं, आंसर 110 ही आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं कि एडिशन हमारा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, यानी कि ए प्लस बी कर चाहे बी में ए जोड़, तेरा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है। अगली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो वही बोलती है कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी में सी जोड़ या फिर बी प्लस सी करने के बाद ए जोड़, तो आंसर सेम ही आएगा। चलो आपको एक नंबर समझते हैं। अरे भाई ये कहना चाह रहा है अब 2 प्लस में 3 कर और फिर दोनों में 7 जोड़, या फिर तो 3 प्लस 7 कर ले और ये करने के बाद फिर 2 जोड़, आंसर सेम ही नहीं आएगा। देखो 2 जमा 3 5 कर दिया, 5 जमा 7 12 आया, वहां पे 7 जमा 3 10 प्लस में 2 12। मतलब अगर 3 नंबर में ऐड करने हैं तो तू पहले किसी भी 2 को जोड़ ले और फिर उसमें तीसरा ऐड कर, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। ठीक है, कि हमारा क्या है, एसोसिएटिव भी है। तो a प्लस बी करो फिर c जोड़ो या फिर b प्लस सी कर लो उसमें a जोड़ो, तो हमारा क्या आएगा, वो एसोसिएटिव आएगा, मतलब बराबर आएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं कि भाई एडिशन हमारा एसोसिएटिव भी है। चलते हैं अगले नंबर के ऊपर, मल्टीप्लाई। देखो अब मल्टीप्लाई में क्या है कि तुम पहले a इंटू बी कर लो उसमें फिर c से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले तुम b इंटू सी कर लो फिर उस k से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये भी सेम ही आएगा, इसे भी हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। ये बात भी ठीक है। जैसे मैं करके देखूं, अगर मैं 2 गुणा में 3 करूं फिर इसकी 5 से गुणा करूं, या फिर पहले मैं 3 गुणा में 5 करूं फिर इसकी 2 से गुणा करूं, आंसर तो सेम ही आएगा। करके देख लो, 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3 तो करना आता है ना, यानी कि 2 की टेबल 3 बार 6 आ गया और 6 5 30 30 आया। और अगर मैं यहाँ पे पहले इसी गुणा कर लूँ, 3 पंजे 15 15 दूनी 30, यानी कि 30 ही आएगा, बराबर ही आएंगे। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव होता है। अब बात करते हैं, ये तो रह ही गया हमारा एक पॉइंट, a इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए के। उत्तरी आएगी, जादू हो गए तो है ना। 2 गुणा में 3 और 3 गुणा में 2 कर ले, आंसर तो 6 ही आएगा। कोई बोलेगा अलग आएगा, 6 गुणा में 5 कर चाहे 5 गुणा में 6 कर, आंसर 30 ही आएगा। तो बस सेम ही आंसर आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि a मल्टीप्लाई में b कर चाहे b में a कर, आंसर सेम ही आएगा। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी ठीक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, इसमें ये होता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई में c, जैसे कि इस c को इसको अंदर भेज सकते हैं हम, c की a से करेंगे फिर c की b से करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है c की a से कर दी तो a इंटू सी, बीच में प्लस यूं का यूं फिर b इंटू सी, तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि हम यहाँ पे c को बांट रहे हैं a के साथ और b के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान चल मेरे भाई 2 जमा 5 लिखा हुआ है, गुणा में 3 है, तो एक तरीका तो है करने का कि पहले 2 और 5 को जोड़ ले, तो 2 जमा 5 कितने हो गए, 7, 7 गुणा में 3 21 आंसर आ गया। ठीक है, 21 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर तेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है तो कैसा लगाएगा, इस 3 की मल्टीप्लाई मैं इससे भी करूंगा और इसकी मैं इससे भी करूंगा। जब मैं करूंगा 3 की 2 से गुणा, तो 3 गुणा में 2 कितना होता है, 6 होते हैं। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 15 जमा में 6 कितना आ गया, 21 आ गया। अभी भी तो वही सेम आंसर आया है। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कई बच्चों को मैं सवाल आ रहा होगा, भैया माइनस क्यों नहीं आया इस प्रॉपर्टीज में, डिवाइड क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि मैं लगेंगी ही नहीं। एक बात बताओ, क्या a माइनस बी और b माइनस ए सेम होंगे? नहीं होंगे मेरे भाई। अगर तो 2 में से 3, अगर मान चल तूने 5 में से 3 घटाया तो 2 आया, लेकिन अगर तूने 3 में से 5 घटाया तो -2 नहीं आएगा क्या, अलग अलग आंसर आए। इसलिए मल्टीप्लाई में कॉम्बिनेटिव नहीं है, ऐसे मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो और डिवाइड में भी नहीं होगा। तो इनमें लगती है वो प्रॉपर्टीज, किसमें, प्लस में और मल्टीप्लाई में। तो हमने लगा के देख ली है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट, यानी कि काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर। यानी कि एक नंबर अगर है वो बहुत सारी, मतलब एक नंबर जो है वो बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके बन रहा है, तो उसके लास्ट में कितनी जीरोस आएंगी, इसे हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोस। ये कितनी जीरोस आएंगी उसके अंदर, ये हमें पता करना है। जैसे मान चलो 10 फैक्टोरियल है, पहले तो आपको 10 फैक्टोरियल सोल्व करना आना चाहिए। आई बात समझ में? और उम्मीद है आता होगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है भाई उसे 1 तक मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यहाँ पे देखो, 10 फैक्टोरियल यानी कि 10 गुणा में, 9 गुणा में, 8 गुणा में, 7 गुणा में, 6 गुणा में, 5 गुणा में, 4 गुणा में, 3 गुणा में, 2 गुणा में 1। अगर कहीं पर लिखा होता 3 फैक्टोरियल, तो क्या लिखता, 3 गुणा में, 2 गुणा में 1। यानी कि जिस भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसे 1 तक नंबरों से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, खत्म। ऐसे करते हैं फैक्टोरियल सोल्व। उम्मीद है आपको फैक्टोरियल सोल्व कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। इस सिंबल का नाम होता है भाई फैक्टोरियल, ध्यान रखना। आई बात समझ में? अगर देखते हैं
तो 10 गुणा में, 9 गुणा में, 8 गुणा में, 7 गुणा में, 6 गुणा में, 5 गुणा में, 4 गुणा में, 3, ये ठीक है जो भी लिखा हुआ है। हमें इसे पता करना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो एक जीरो तो यही लेके आएगा, एक जीरो तो ये लेके आएगा, 10 है, इसका एक जीरो आएगा, आंसर है मेरे। अरे एक बात को और ध्यान रखना, 5 को ढूंढो, 5 को, 5 की गुद्दी पकड़ो, मैंने 5 की गुद्दी पकड़ी। तुम्हें पता होगा कि अगर 5 की किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करी तो भी एक जीरो आएगा। जैसे 5 2 10, 5 4 20, 5 6 30, 5 8 40, आई बात समझ में। तो अगर हम 5 की किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी एक जीरो आता है। और मैंने क्या देखा कि 5 की, अब यूं मत कर देना कि भैया जितने इवन नंबर होंगे उतने जीरो बनेंगे, नहीं, एक ही इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगी ना एक टाइम में। तो किसी भी इवन नंबर को पकड़ो, तो किसी को ही पकड़ लो, 2 को पकड़ लो, 4 को पकड़ लो, 6 को पकड़ लो, 8 को पकड़ लो, 10 तो ले ही चुका हूं मैं, ठीक है। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूं कि इसको जब सोल्व करोगे तो मात्र 2 जीरो आएंगी, एक जीरो इसकी वजह से और एक आएगी 5 की वजह से, क्योंकि 5 की जब हम किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक जीरो और बनेगा, बस। तो इसका मतलब इसके आंसर में लास्ट में 2 जीरो आएंगी, खत्म। अब चलते हैं फंडामेंटल ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर। अब जिनको फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता, कैसे नहीं पता, मैं तो ये सोच रहा हूँ 10th तक की मैथ तो आप सबने पढ़ी ही होगी, चाहे बेशक आपने 8 से रखी है और कुछ ने तो 12वीं तक की पढ़ी होगी। तो चलो फिर फ्रैक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन को या तो हम बोलते हैं भिन्न, याद है ना, जिसके 2 पार्ट होते थे, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। जैसे कि मान लो 2/3 हो गया, 2/3, 5/6, 8/10, ठीक है, जहां पे हमारा ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, न्यूमरेटर, है ना, और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन। ये होता है हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या फंडामेंटल होते हैं उसको समझने की कोशिश अब हम इस पार्ट में करेंगे। अब तक हमने क्या देखा कि भाई अप्रोक्सीमेशन क्या होता है या फिर राउंड ऑफ कैसे करते हैं। फिर हमने सीखा कि जितने भी ऑपरेशन है, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, उसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोस। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर। तो सबको पता है कि रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, मतलब रियल नंबर है ना, दो जनों का जोड़ होता है, एक तो होता है रैशनल नंबर का और एक होता है इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, कहीं ना कहीं ये सारे नंबर एक ही बात होती हैं। यानी कि नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर का पार्ट होता है, इंटीजर भी और होल नंबर भी रैशनल नंबर का ही पार्ट होता है। आई बात समझ में। तो बातें भी अब ये इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि रियल नंबर वो 2 नंबरों से मिलकर बना होता है, रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आने वाले वीडियोस में डीप में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ खत्म करना है रैशनल नंबर को, ठीक है। इरेशनल की बात मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई जिसको इरेशनल नंबर के बारे में डीप में समझना है तो अब आप अगली वीडियो देखना। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर होता है बाकी नंबरों का बाप, क्योंकि भाई के पास सारे नंबर आते हैं, ओड, इवन, नेचुरल, होल, इंटीजर सब, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर का ही पापा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सिर्फ एक पार्ट है रियल नंबर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस में आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास ए प्लस में आयोटा बी, जहां पे ए हमारा क्या होता है रियल पार्ट, बी हमारा क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि बी के पास क्या है, आयोटा है। आई बात समझ में। और जहां पे आयोटा की वैल्यू मैंने बताई थी पिछली वीडियो में भी, ये अंडर द रूट -1 होती है, ठीक है। बात में इसे इमेजिनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये माना गया है, रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या कभी किसी का रूट के अंदर क्या कभी नेगेटिव नंबर हो ही सकता है? हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बता चुका, रियल नंबर क्या होता है बता चुका। इसके ऊपर मैं डीप में बात करी भी थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिस नंबर के सारे फैक्टर, अपने लोगों का फैक्टर का पता नहीं होगा भाई, एग्जांपल दूंगा, अभी समझाऊंगा क्या होते हैं फैक्टर, ठीक है। तो जिस नंबर के सारे फैक्टरों का सम, उस नंबर को छोड़ के, सिर्फ उस नंबर छोड़ के, ठीक है, उन सबका सम उस नंबर के बराबर ही आएगा। अरे समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल देके। जैसे मान लो कोई एक नंबर लेता हूँ मैं 6, एग्जाम्पल मैंने लिया 6। सबको पता है 6 के फैक्टर कौन कौन होंगे भाई? फैक्टर हम उनको उन नंबर्स को बोलते हैं जो नंबर इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे कितने नंबर हैं? एक तो 1 डिवाइड कर देगा इसको, 2 इसका फैक्टर है, 3 भी है और 6 भी है। तो ये कुछ नंबर हैं जो इस 6 का क्या है, फैक्टर हैं।
आई बात समझ में? यानी कि 6 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन सब नंबर से डिवाइड हो सकता है। आई बात समझ में? 1 2 3 6। तो बात आई भैया, इस 6 को हटा दो अगर तुम्हें परफेक्ट नंबर चेक करना है तो। उस नंबर, जो नंबर देखो हर एक नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है, तो उसको हटा दो। अब इन सब का सम कर लो। अगर इन सब का सम यानी कि उस नंबर को छोड़ के जो बाकी बचे हुए फैक्टर हैं उन सब का सम उसी नंबर के बराबर आता है तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये आ गया 6 परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 6 वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे फैक्टरों का सम उसी नंबर के बराबर आ गया। इसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। देखो लिखा भी हुआ है, अ नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, उसको हटा के इज इक्वल टू द नंबर, तो हमारा क्या हो जाता है? परफेक्ट नंबर हो जाता है। तो मैंने एग्जांपल देके समझा भी दिया परफेक्ट नंबर क्या होता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। उम्मीद है अब तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात भाई, जब मेरी वीडियो देखो तो 2x से देखने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि मेरी स्पीड बोलने की पहले ही काफ़ी तेज़ है, तो कोशिश किया करो आप नॉर्मल स्पीड वीडियो को चलाएं। नॉर्मल है ज़्यादा से ज़्यादा 1.25। आई बात समझ में? तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर बिल्कुल नहीं समझना है तो आप आराम से 1.5x से 2x पे चला सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं तो समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो यानी कि फ्रैक्शन के प्रकार, तो फ्रैक्शन कितने प्रकार के हैं? फ्रैक्शन 3 प्रकार के देखे हैं, हमें फिलहाल 3 के ही पढ़ने हैं। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, जहां का न्यूमरेटर क्या हो, जैसे ये रहा एग्जांपल में, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले से कम हो, इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जहां पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर के, यानी कि बिल्कुल उसका उल्टा, प्रॉपर का उल्टा, नाम से पता लग रहा है। तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जहां पे, ठीक है, एक इंटीजर भी होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। तीनों का एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो 2/3 है, 2/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर 4/3 की बात करूं, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने इसे क्यों बोला? क्योंकि भाई यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है? ज़्यादा है। लेकिन अगर बात करें मिक्स फ्रैक्शन की, वो है ये वाला 1/1/3। और आपको एक बात बताऊं, मैंने इसको ही ऐसे लिखा है क्योंकि आपको मिक्स फ्रैक्शन देखो, मिक्स फ्रैक्शन में क्या बोल रहा है कि इट कंसिस्ट एक इंटीजर, उसके पास एक इंटीजर होगा बिल्कुल है, और एक क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपका वापिस क्या आ जाएगा? वापिस ही आ जाएगा। जैसे कि 3 गुणा में 1 कितना हो गया? 3 प्लस में 1 4, तो 4/3 ये आ गया। आई बात समझ में? 3 गुणा में 1 3 प्लस में 1 4/3 आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, आज का इस वीडियो का आखिरी टॉपिक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया भी एक मिक्स फ्रैक्शन का, इसे सोल्व कैसे करते हैं, मैंने इसको ही ऐसे कन्वर्ट किया था। ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन का मेथड बताऊं तो बहुत ईजी होता है। अगर आपको किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करोगे? कुछ मत करो, इस 4 को पकड़ो, 4 को पकड़ो और 3 से डिवाइड कर दो। तो अब जानते हैं 3 में 4 तो आएगा नहीं, मतलब जो ऊपर वाला हो उसको नीचे से डिवाइड कर दो, तो 3 आएगा 1 पे और 1 रहेगा रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर बच गया उसे ऊपर लिख दो, देखो ऊपर लिख दिया, जो क्वेश्चन था उसे यहाँ लिख दो, और जिससे डिवाइड किया था तो वो नीचे रहेगा ही, मतलब ये वाला पार्ट हूबहू नीचे आएगा ही। आई बात समझ में? चलते हैं फिर हमारे लास्ट टॉपिक, वो क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का कैसा होता है। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे इस टॉपिक को समझाने के लिए। जैसे मान लो आपको मैं बोलूँ कि 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो करो डिवाइड। अब बात करोगे भैया 1 तो 2 की टेबल में आता ही नहीं है, बराबर भाई पॉइंटों में आ सकता है, पॉइंटों में कर दे, तो पॉइंटों में करते हैं। तो मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया, तो मैंने डिवाइड किया 1 को 2 से। ठीक है, तो भाई 1 तो आएगा नहीं, तो 0 दूंगा। अब 0 मुफ्त में तो आया नहीं होगा, तो क्या लगेगा हमारा यहाँ पे? पॉइंट। यहाँ पे लगाया मैंने पॉइंट। अब 10 कितने पे आता है? 2 की टेबल में 5 पे, तो 10 0.5, ये हमारे पास क्या आ गया? इसका डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर डेसिमल में जो भी इसका आंसर आना चाहिए था। तो 1/2 कितना हो गया? 0.5। अगर मैं वहीं पे बात करूँ, एक और नंबर लेते हैं, मैंने लिया आपकी बार नंबर 3/2।
यानी कि 3 को 2 से डिवाइड करना है तो 0.5। ठीक है, अब इसे डिवाइड करो, समझाऊंगा बाद में। डिवाइड करते हैं, 3/2 को सोल्व किया मैंने, यानी कि 3 को 2 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा 1.5। वैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो देखो, अब 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, क्या 2 की टर्म में 3 आता है? नहीं आता। क्या 2 की टर्म में 3 से कुछ कम आता है? क्या बिल्कुल 2 आता है। कितने पे? 1 पे। 1 रह गया रिमाइंडर। अब मैं क्या लूंगा यहाँ पे? 0 लूंगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? पॉइंट, क्योंकि 0 फ्री में नहीं आता है। अब 2 की टर्म में 10 कितने पे आएगा? आ सकता है भाई बिल्कुल 5 पे। आ गया 1.5, ये आ गया 3/2। आंसर कितना आ गया? 1.5। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं हम यहाँ पे 11/5। मैंने 11/5 लिया, यानी कि 11 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने देखा 5 के पहाड़े में 11 तो आता नहीं है, 10 आएगा। कितने पे? 2 पे। 2 आ गया, 1 रह गया। 0 लूंगा तो 0 मुफ्त में आएगा नहीं, पॉइंट लगेगा। अब 10 कितने पे आएगा? 2 पे। कितना आंसर आया? 2.2। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1/3, यानी कि 1 को 3 से डिवाइड करना है। तो करते हैं 1 को 3 से डिवाइड। जब मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया तो मैंने देखा 3 के पहाड़े में फिर से 1 नहीं आएगा। तो क्या आएगा 3 के? अब 1 तो आएगा नहीं तो मेरे को 0 लेना पड़ेगा। अब 0 फ्री में नहीं आता, क्या रहेगा यहाँ पे? पॉइंट। क्या 3 के पहाड़े में 10 आता है? क्या 3 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता। क्या 3 के पहाड़े में 10 से कुछ कम आता है? बिल्कुल। कौन आता है? 9 आता है 10 से कम। तो 9 आ गया, और 9 कितने पे आएगा फिर? 3 पे। क्या रहेगा? रिमाइंडर 1। अब मैं फिर से क्या लूंगा? 0। अब की जगह अब क्या कुछ नहीं लगाना, दोबारा से पॉइंट मत लगा देना, यहाँ पॉइंट लगा हुआ 0 की जगह। फिर से क्या आएगा? 9 3 पे। फिर मैं नीचे 1 लिया, फिर 0 लूंगा, फिर 10 नहीं आएगा। 9 कितने पे आएगा? 3 पे। तो आप एक बात देख लो, ये रिपीट करता रहेगा बार बार, कि बार बार 1 बचेगा, मैं 0 लूंगा, 10 में आएगा, फिर 10 से कम 9 आएगा 3 पे, चलता रहेगा। तो इसे हम बोलेंगे 0.3333 चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ से कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। देखो, रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपको करना है तो 2 केस हो सकते हैं उसके। या तो वो एक स्टेप के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया, यहाँ भी टर्मिनेट कर गया, देखो खत्म हो गया। मतलब एक स्टेप के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ ही जाएगा। रिमाइंडर 0 आ ही जाएगा। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ ही गया था। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पे 0 आ ही नहीं रहा, बार बार 1 आ रहा है, 10 लूंगा फिर 9 आएगा 3 पे। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पर वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं। रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। यानी कि टर्मिनेट ना करे और क्या कर जाए? रिपीट कर जाए। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि एक स्टेप के बाद रिपीट कर जाएगा या फिर एक स्टेप के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। कभी भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है, कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, कभी भी रिपीट कर सकता है, कोई भी लिमिट नहीं है उसकी। पर हाँ, टर्मिनेट कर जाएगा या फिर रिपीट कर जाएगा, ये फिक्स है। मतलब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के सिर्फ मात्र 2 केस होते हैं, या तो वो टर्मिनेट करेगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग केस बनाएगा। आई बात समझ में? अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। पता है आपको टर्मिनेट कब करता है और रिपीट कब करता है? ठीक है, वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे। साफ बता रहा हूं ये बात, डिनोमिनेटर पे। अगर डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना, अगर आपको आपका रैशनल नंबर टर्मिनेट करवाना है तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, या फिर 5 की पावर से कुछ ना कुछ बन रहा हो, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर एक साथ हो। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 था अपॉन में 2 था, अपॉन में 5 था, टर्मिनेट कर गया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में और कुछ है इनके अलावा, ठीक है, 2 की पावर या 5 की पावर के अलावा और कुछ है, जैसे यहाँ पे 3 था, तो वो क्या कर जाएगा? इस केस से नहीं बनेगा, वो बनेगा इस केस से, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ताकि एग्जाम में आपको देखते ही पता लग जाए उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। अगर वो इस फॉर्म में सही बैठ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर है या 5 की पावर है, फिर दोनों की पावर मिला के है, ठीक है, तब तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा? टर्मिनेट कर जाएगा। नहीं तो क्या करेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस बनाएगा। तो ये हमारे पास था एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जहां पे हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर बात करी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में बात करूंगा इरेशनल नंबर के ऊपर, और कुछ इसके ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे।
आई बात समझ में? तो तब तक के लिए बाय। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है मैं बोर्ड के सामने से। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई बात समझ में? और अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई भी क्वेरी रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है पर कोई भी क्वेश्चन भेजना हो तो आप नीचे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सके। आई बात समझ में? और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी फर्दर अपडेट के लिए। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो लिखता है मैं बोर्ड के सामने से।